आज दो वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम गमगीन है। बन्नू छौनी के ऊपर सुसाइड अटैक हुआ है जिसमें 8 जवान शहीद हुए हैं। उसके थोड़ी देर बाद दूसरा हमला DI खान में हुआ है जहाँ एक रूरल हेल्थ सेंटर के ऊपर अटैक किया गया, जहाँ 2 बच्चों समेत 5 सिविलियन शहीद हुए और साथ 2 फौज के जवान शहीद हुए। क्या ये एक्सेप्टेबल हो सकता है किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर के रोज़ाना ऐसे वाक़यात और पाकिस्तान में रोज़ाना हो रहे हैं? और हमारी हरकतों का अंदाज़ा आप कर लें कि हमारी हरकतें क्या हैं, पाकिस्तानी लीडरशिप की, पाकिस्तान की एलीट की और पाकिस्तान के उन लोगों की जो फ़ैसला साजी की सलाहियत रखते हैं। आज एक ही दिन, कल पहले ख़बर ये आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए। दूसरी खबर ये आई कि आर्टिकल 6 का इतलाक़ किया जाए इमरान खान के ऊपर। आज एक और ख़बर ये आई है कि 4 एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिए जाएँ क्योंकि उसकी तरजीह ये दी गई कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी इंटरप्रिटेशन ये कर रही है कि क्योंकि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आने हैं, तो 4 एडहॉक जजेस लगाने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की कंपोजिशन जो है उसके ऊपर असरअंदाज हुआ जा सके। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीह है। मैं उसे एग्री करूँ या ना करूँ, लेकिन एक बड़ी सियासी जमात एक ऐसे मौके के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने उसके केसेस लगे हुए हैं, यकीनन इसको शक भरी नज़रों से देखेगी। तो क्या ये मुनासिब है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल सरहदों की है उसके ऊपर हम यही कुछ करें? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान की ग्रोथ फोरकास्ट 3.5% की है, जबकि हमारे मुकाबले में इंडिया की 6.5% की है वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के अंदर। तो पाकिस्तान जहाँ पर नीचे गिरा हुआ है 2-3 सालों के अंदर, -0.2, फिर 2%, अब 3.5%, और ये भी बेस्ट केस सिनारियो है। अल्लाह ना करे कि कोई दरमियान में ऐसा एक्सटर्नल शॉक हो के ग्रोथ को मुतासर करे। तो हम करने क्या जा रहे हैं इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ? बहुत सोचो विचार की ज़रूरत है। और हमारे जो बड़े हैं, सियासी जमातों के रहनुमा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो चीदा लोग जिनके पास फ़ैसला साजी की सलाहियत है, हमारी जुडिशरी के वो लोग जो फ़ैसला साजी में असरअंदाज हो सकते हैं, उन सारों को कुछ ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए एक रास्ते का तयन करें। हम एक ऐसे गिरदाब में हैं जो हमें नीचे से नीचे ले जाता जा रहा है, लेकिन हम ये सोचे बगैर कि आउटकम क्या होगी, हम लगे हुए हैं मगन है किसी और ही दुनिया में। पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, इस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट अपनी ईगोज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो जंग है जो हम सारे मिल के हार रहे हैं कलेक्टिवली। ये एक बंदा ना जीत रहा है ना एक बंदा हार रहा है, हम ये कलेक्ट कौम इसमें हार रहे हैं। खान साहब, PTI को बैन कर देना चाहिए। आप किसी जमात को बैन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सियासी जमात का फैसला मुल्क के अवाम करते हैं। ये बहुत सी कोशिशें हुई है माजी में, आप हमने भी देखी है ज़िंदगी में, और हमेशा नाकाम हुई और हमेशा नुकसान मुल्क का हुआ है। ये और एक सियासी हुकूमत ये कहे कि हम दूसरों को बैन करेंगे, ये तो शिकस्त का इतराफ़ होता है कि हम बैलेट बॉक्स में मुकाबला नहीं कर सकते, हम अब ये हरकतें करेंगे। सर, ये सियासी सोच तो है नहीं, क्योंकि एक सियासी जमात को बैन करने वाली सोच अवामी लीग को किया गया था, फिर NAP को किया गया था। ये सियासी सोच का तो इसमें कोई दखल नहीं। नहीं, ये तो नाकामी है ना, ये है तो नाकामी का। मैं हैरान हूँ कि ये सोच कहाँ से आती है। आप क्या कर रहे हैं? क्या अब अवाम को बैन कर लेंगे? जिनको जो आप पार्टी को बैन करेंगे, जो उस पार्टी के सपोर्टर हैं, वो आपको वोट देंगे। जो अभी 8 फरवरी के इंतखाबात थे, 6 करोड़ में से 3 करोड़ वोट PTI लेकर आई थी। जो पार्लिमान के अंदर अगर रिजर्व सीट सारी उसको मिल जाए तो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी PTI बनती है। तो इन इक़दामात से क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ मुझे तो हैरानगी उस सोच के ऊपर है जिसने बैठ के ये आइडिया सोचा होगा। सर, आपके दोस्त हैं? मेरे कौन से दोस्त? जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, शहबाज शरीफ, आपके शहर से आपके दोस्त हैं। आपके तो आखिर में आपकी सबसे पसंदीदा शख्सियत है वो। जाती तो वज़ीर-ए-आज़म पे है ना बात। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं कहेगा फलाने वजीर ने फैसला किया, किसी और ने किया। जब रिकॉर्ड पे बात आएगी तो वज़ीर-ए-आज़म पे बात आएगी। वज़ीर-ए-आज़म बेचारा उस कुर्सी पे बैठ के फंसा हुआ है, उसको ना बैठता तो अच्छा था। नहीं, वो बैठता आदमी अपनी चॉइस से है ना। ये उनके कद से बड़ी कुर्सी है जहाँ बैठे हुए, उनकी सीटें इतनी नहीं थी कि इस कुर्सी मैं पर नहीं कह बैठते। सकता। ये आप देखें ना, मैं ऐसी बात पे मैं डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं, आप डिबेट जिम्मेदारी नहीं करना इसकी चाहते आखिर में उन पे आएगी। जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन वो अपनी उस सीट पे बैठे हुए हैं जितनी उनकी नशिस्तें नहीं हैं। ये एक पार्लिमानी निज़ाम में जो पार्टी जीती है वो हुकूमत बनाती है, वो अपनी नशिस्तों से ज़्यादा बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं। ये आम तासुर यही है जी, आम तासुर कि मैंडेट नहीं है हुकूमत के पास, और वो एक जिसका मैंडेट मशकूक हो, कैसे दूसरों पर आर्टिकल 6 लगाएंगे और दूसरों पर को बैन करेंगे। ये कौन सी सोच है? और ये कि आज मुल्क का इशू ये है, आज पाकिस्तान का मसला ये है कि आपने कौन सी जमात को बैन करना, किस पर आर्टिकल 6 लगाना है।
ये मुल्क के मसाइल में शामिल है। मुल्क के मसाइल का हल तो एक यूनिटी में था, जिसमें फौज, अदलिया और सियासी लीडरशिप इकट्ठी बैठ के फैसले करती, लेकिन ये एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे। बिल्कुल। मिफ्ता साहब, आप फरमाइएगा, क्या एक ऐसे दिन जिसमें 2 बड़े हमले हो, एक छावनी के ऊपर अटैक हो, एक हेल्थ सेंटर अटैक हो, 10 फौज के जवान शहीद हो, 2 बच्चे उसमें शहीद हो, औरतें शहीद हो, क्या उस दिन हमारे यहाँ तरजीह यही होनी चाहिए कि किसको आर्टिकल 6 लगाना है और किस पार्टी को हमने बैन करना है? एडहॉक जजेस कैसे लगाने हैं, जिसके ऊपर पीटीआई कहती है कि ये इन्फ्लुएंस करने के लिए फैसला साजी के अमल को ऐसा किया जा रहा है? क्या हमारी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए उस दिन? नदीम भाई, एक तो पहले जाहिर है कि इस मुहर्रम के महीने में ये जो शहादतें हुई हैं हमारे बच्चों की, हमारे जवानों की, तो उनके ख़ानदान के लिए, उनकी वालदाओं के लिए, उनके वालदैन के लिए हम सब की ताज़ियत है और ख़िराज तहसीन है उन बच्चों को जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। और हम 1 लाख शहादतें दे चुके हैं इस मुख्तलिफ ऑपरेशंस में और मुख्तलिफ हमलों में, और अल्लाह करे कि बस हम एक मरतबा को ऐसी जामे मनसूबाबंदी करें कि ये ऑपरेशन आखिरी ऑपरेशन, और उसके बाद जो भी इसका ऑपरेशन का हल हो उसको हम मेंटेन करें, और ये मज़ीद ये तालिबान की दहशतगर्दी और दीगर और दहशतगर्दियाँ पाकिस्तान में ख़त्म हो। पाकिस्तान की मईशत भी आगे नहीं बढ़ सकती अगर इस तरह की मुतवातिर हमले होते रहें पाकिस्तान की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये इस वक्त सबसे संजीदा मसला है हमारी मईशत हमारा बड़ा संजीदा मसला है। लेकिन जाहिर है कि हमारी हुकूमत जो है उसको इस चीज़ का इदराक नहीं है, क्योंकि वो जैसे शाहिद भाई ने कहा कि वो ख़ुद एक मशकूक मैंडेट पे आई हुई है, तो वो बस होते खा रही है। और आपने देखा कि कल जब अता तारड़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद एक यूनिवर्सली कंडेमनेशन हुआ इसका, और मुस्लिम लीग के भी कोई वज़ीर नहीं आए। खुरम दस्तगीर को मैं देख रहा था टीवी पे, खुद आके उन्होंने कहा कि मैं इसकी मुखालिफत करता हूँ। कोई भी सीनियर वज़ीर नहीं आया इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दानियाल चौधरी साहब को इन्होंने भेजा था, हमारे छोटे साथी थे जो टीवी पे आ सके। और आज मैंने सुना है कि डार साहब ये बात कर रहे थे कि यार अभी तो इत्तेहादियों से बात करनी है और फिर कानून की रोशनी में फैसला होगा। तो आई थिंक हुकूमत हैज टेकन अ स्टेप बैक। ये डेस्परेशन के अंदर एक फैसला किया इन्होंने। वो ख्वाजा आसिफ ने आज इसको जस्टिफाई किया, इस एक्शन को। ख्वाजा आसिफ ने इसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे जोर शोर से इसको जस्टिफाई किया। मतलब मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। देखें, फिर जो कल जो बात आई है सामने के 4 एडहॉक जजेस और डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये मतलब जो हुकूमतें हैं उनको तो टेम्परेचर कम करके और मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, इंतशार नहीं। आपके ख्याल में एडहॉक जजेस को डालने की क्या साइंस हो सकती है सर इस मौके के ऊपर? जाहिर है कि आपको ऐसा लग रहा है कि 10 जजेस जो हैं वो कोई भी रिव्यू पिटिशन होगी जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने देखा है कि 11 जजेस का ये फैसला था जो कि जिसने कहा कि कुछ ना कुछ सीटें पीटीआई को ज़्यादा दी जाएं, और 9 जजों ने तो बिल्कुल ये कहा, 8 ने कहा कि तरीका वाज़े कर दिया, और याया अफरीदी साहब ने ईसीपी के ऊपर कह दिया कि आप ये करें। तो 9 जजेस तो एक तरफ आपको नज़र आ गए और बाकी जो दीगर जजेस को भी डालें, तो ये बहुत मुश्किल है हुकूमत का कि रिव्यू पिटिशन में भी कोई आगे ले जाए या पीटीआई को बैन भी करे। और अगर आप 4 एडहॉक जजेस डालते हैं, मैंने सुना है कि मकबूल बाकर साहब ने भी इनकार कर दिया इसमें आने से, और अगर 4 जजेस आगे डालते हैं और 11-10 का एक फैसला ले लेते हैं जिसमें चारों एडहॉक जजेस आपके साथ हों और किसी पार्टी को बैन करते हैं, तो दुनिया आपके ऊपर हंसेगी।